नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक इंटरनेशनल पॉलिसी की और ज़ेलेंस्की का जिस प्रकार से बयान आया है और उधर यूएनएचआरसी की जो बैठक हुई यानी कि यूएनजीए में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यूएनएचआरसी को लेकर बैठक हो रही थी। उस यूएनएचआरसी की बैठक में प्लस जो बाइडन के स्टाफ ने स्टेटमेंट दिया, चाहे वो दलीप सिंह स्टेटमेंट दे रहे हों या बाइडन का कोई और स्टाफ स्टेटमेंट दे रहा हो, उस स्टेटमेंट को अगर मद्देनज़र रखेंगे, जैसे वो हमको प्रेशर में ले रहे थे कि भारत को दलीप सिंह यहाँ पर आए और उन्होंने कहा भारत का अगर चीन से कन्फ्लिक्ट होता है तो रशिया उनको बचाने नहीं आएगा, उनको बचाने के लिए अमेरिका ही आएगा। इसलिए भारत को ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि अमेरिका उनका सही मायने में दोस्त है, ना कि रशिया। वो भारत में आकर कह गए। हालांकि उसी समय भारत के कुछ लोगों, कुछ एक्स ऑफिसर्स ने इस बात को क्रिटिसाइज़ किया था और ये भी कहा था क्या दलीप सिंह को इंटरनेशनल पॉलिसी नहीं मालूम है, क्या वो ये आधिकारिक बयान दे रहे थे, या ये कहें कि क्या उनकी बयानबाजी बाइडन की बयानबाजी मानी जाती है, क्या भारत को वो कमजोरी में ले रहे थे। अब ज़ेलेंस्की की देखिए, मैं मानता हूँ कि ज़ेलेंस्की संसार के सबसे कम इमेच्योर पॉलिटिशियन हैं। कोई युद्ध चल रहा है, आपके सामने समस्या है, आपके ऊपर हमला हुआ है, आप परेशान हैं, ये सब बातें स्वीकार की जा सकती हैं। लेकिन जब आप ये कहते हैं, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, कभी नाटो पर, कभी आप यूएनओ में, कल आपका परसों भाषण यूएनओ में हुआ और यूएनओ में आपने जनरल असेंबली में ऐसा कह दिया कि भाई बंद कर दो जनरल असेंबली, अगर आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये ऐसा वैसा फलाना ढमका। मुझे लगता है ज़ेलेंस्की अब इमरान खान जैसे इमेच्योर बातें करते थे वैसे ही ज़ेलेंस्की भी इमेच्योर टाइप की बातें कर रहे हैं। और ज़ेलेंस्की को क्या ये समझ नहीं आता कि यहाँ पर प्रधानमंत्री कोई इमेच्योर नहीं है, इमरान खान नहीं है, ये भारत है। बड़ी गंभीरता से बयान देने वाले कंट्रियों में, बड़ी गंभीरता से स्टेप लेने वाले कंट्रियों में है। दूसरी बात ये भी है कि भारत ने 1000 वर्षों तक, 800 वर्ष लगभग मुस्लिम शासन और 200 वर्ष तक अंग्रेज़ी शासन, क्रिश्चियन शासन, इसके बीच में हम झुलसे हुए हैं। हम बहुत प्रताड़ित रहे हैं। 1000 वर्षों तक जहां मुसलमानों और ईसाइयों का शासन रहा हो जिन कंट्रियों पर, वो कंट्री ख़त्म हो गए, वो अपनी अस्तित्व मिटा बैठे, उनकी कोई एग्जिस्टेंस संसार में नहीं है। आज की तारीख में वो कंट्री, उनके ओरिजिनल रिलीजन ख़त्म हो गए हैं, उनके नाम बदल गए हैं, वो कंट्री कहाँ के कहाँ पहुँच गए और वो क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं है। लेकिन भारत ने बहुत कुछ झेला है, भारत बहुत लड़ा है, भारत में बहुत सहा है। भारत के लोगों ने, भारत की जातियों ने, भारत के संप्रदायों ने मुस्लिम एट्रोसिटीज़ इतनी सही है कि कन्वर्ट होकर बड़ी आबादी मुसलमान हो गई है, जो आज अपने ही पूर्वजों के जो ओरिजिनल थीम है, जो ओरिजिनली जो लड़ते रहे हैं, उनको चैलेंज करने लगे हैं। वो नपुंसक जातियाँ जो कि बदल गईं, जिनके पूर्वज बदल गए, चाहे अर्श से बदले हों, फर्श से बदले हों, डर से बदले हों, अत्याचार से बदले हों, या भय से बदले हों, या लालच में बदले हों, जो भी हुआ हो, वो आज अपने ही उन पूर्वजों की संतानें जो कि देश को यहाँ तक लेकर आए हैं, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी आज भी भारत में जिंदा है, उन लोगों को चैलेंज करते हैं। किस आधार पर? जो आक्रांता उनके माँ बाप को बदल गए। हालांकि जब ईसाई गए यहाँ से, तो ईसाई अपनी जो ओरिजिनल ब्रीड यूरोप से लाए थे वो पूरी ले गए थे, लेकिन वो जो यहाँ कन्वर्जन उन्होंने करवा लिया था, वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो अभी भी भारत के लिए समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में खूब सारी समस्याएं उन्होंने खड़ी की हैं, और अब केरला में, तमिलनाडु में और देश के अलग अलग हिस्सों में समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। आज भी भारत जूझ रहा है, आज भी हिंदू समाज जूझ रहा है, आज भी हम लड़ रहे हैं। आप सोचो कि इतने लंबे समय तक जब हम लड़े हों, तो उसके बावजूद आप ये उम्मीद करते हैं कि आपका एक स्टेटमेंट आएगा और उस स्टेटमेंट से मोदी जी उद्धृत हो जाएंगे, बड़े आंदोलित हो जाएंगे और रशिया के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे। क्या ऐसी उम्मीद
भारत से की जा सकती। मैं केवल मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल आज के प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जले हुए भारत की बात करता हूँ। उस पूरे जले हुए भारत में एक परिवार नेहरू गांधी परिवार हटा दीजिए, नकली गांधी असली नेहरू परिवार, उनको हटा दीजिए। उसके अलावा क्या भारत का कोई भी नागरिक इस तरह की इमेच्योरिटी सोच सकता है? बिल्कुल नहीं सोच सकता। जेलेस्की का कहना था कि हम पुतिन से बिना शर्त वार्ता को तैयार हैं, हम रशिया से बिना शर्त वार्ता को तैयार हैं। अब जेलेस्की ये कहते हैं बिना शर्त वार्ता को तैयार हैं, लेकिन मेरी सुरक्षा की गारंटी कौन दे? भारत दे। मेरी सुरक्षा की गारंटी अमेरिका दे, मेरी सुरक्षा की गारंटी संसार के बड़े बड़े कंट्री दें। ऐसा उन्होंने कहा कि सुरक्षा की गारंटी ये लोग दें। भाई ये सुरक्षा की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता। हाँ, मध्यस्थता भारत जरूर कर सकता है, ऐसा लगता है, वो भी तब जब कोई मैच्योर पॉलिटिशियन यूक्रेन की तरफ से आए। जेलेस्की नहीं, जेलेस्की मैच्योर पॉलिटिशियन नहीं है। वो हर रोज़ अपना बयान कुछ ना कुछ देते हैं, वो हर रोज़ सारे संसार को गाली देते हैं और वो रशिया के से बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन वो इमैच्योर पॉलिटिशियन जो हज़ारों लाखों लोगों को मरवाने के लिए तैयार है, जो पूरे देश को ख़त्म करने के लिए तैयार है, लेकिन वो वार्ता करने को तैयार नहीं। इससे बड़ी इमैच्योरिटी क्या मिलेगी? आप देखिए, जापान एक बहुत समृद्ध कंट्री था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसके ऊपर 2 बॉम्ब गिरे तो वो समझ चुका था कि हम अपने नागरिकों को गवा बैठेंगे, इसलिए जापान ने वार्ता करना स्वीकार किया और जापान ने अपनी 70% टेरिटरी खो दी। आज चाइना के पास बहुत बड़ा भूभाग ऐसा है जो जापान के पास था, कोरिया खो दिया, बहुत सारी टेरिटरी जापान ने अपनी खो दी है अब। लेकिन उन्होंने अपने लोगों को मरने नहीं दिया। जापान धीरे धीरे करके फिर समृद्ध हुआ और आज वो विश्व को चैलेंज कर रहा है, लेकिन उसने अपने लोगों को बचा लिया जब बॉम्ब गिरा रहे थे अमेरिकन्स। तो कोई भी कंट्री संसार का अपने लोगों को मरने नहीं देता, और कैजुअलिटी होए भी तो इतनी कैजुअलिटी उसको बर्दाश्त नहीं होती कि उस कैजुअलिटी से देश में बड़ा अफरा तफरी मच जाए। लेकिन ये जो जेलेस्की है, ये मुझे लगता है कि बड़ी कैजुअलिटी के लिए तैयार, जबकि यूक्रेन का बहुत बड़ा समुदाय प्रो रशियन है। फिर भी खैर, मैं उनके देश के अंदर के विषय पर कोई कमेंट करने का अधिकारी नहीं हूँ और मैं कर भी नहीं सकता। लेकिन सवाल यहाँ पैदा होता है कि वो ये कहते हैं कि हम नाटो से परे एक उसी प्रकार का संगठन बनाना चाहते हैं और तब हम पुतिन से बात करेंगे, और भारत अगर पुतिन वो कंडीशंस तोड़ें तो भारत उनसे युद्ध करने की गारंटी दे, इंटरनेशनल लॉ बनाए और ये कहें भारत कि अगर पुतिन पीछे हटते हैं, पुतिन बात को तोड़ते हैं या रशिया एग्रीमेंट को तोड़ती है, तो भारत मेरी तरफ से लड़ेगा। आप सोच कर देखिए कि किस प्रकार की बातें करें। कोई भाई कंट्री ये कहता है कि मध्यस्थता कर दीजिए, हमारी सॉल्व करवा दीजिए, लेकिन आप ही हमारी तरफ से लड़िए, ऐसा कैसे उम्मीद की जा सकती है? जबकि यूक्रेन लगातार आप जो जम्मू कश्मीर के विषय में आप स्टेटमेंट दे रहे थे, आप पाकिस्तान के पक्ष में स्टेटमेंट दे रहे थे, आप भारत में ह्यूमन राइट के वायलेशन देख रहे थे, और आप लगातार कुछ ना कुछ अपने आप को इंटरनेशनल प्लेयर समझते हुए भारत के खिलाफ ही स्टेटमेंट दे रहे थे। ऐसी सिचुएशन में भारत उनको ये आश्वासन दे कि इन केस अगर कुछ गड़बड़ होता है तो भारत लड़ेगा, ऐसा संभव नहीं है। दूसरी बात, भारत स्टेटमेंट नहीं देता। भाई भारत क्या इमेच्योर कंट्री हुई, जरा सी बात पर स्टेटमेंट दे दें? भारत एक मैच्योर कंट्री है। अब दूसरी बात आती है अमेरिका की तरफ से। भाई यूएस, बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं, जब यूएनजीए की बैठक चल रही है तो 50 से ऊपर देशों ने एब्सेंट किया, 24-25 ने अगेंस्ट में वोट किया, जो ह्यूमन राइट कमीशन से बाहर निकाल रहे थे रशिया को। तो अगर इन दोनों को मिला लें तो लगभग 80 कंट्री बनते हैं। 105-7 कुछ पक्ष में रहे होंगे, तो 80 कंट्री जो नहीं कर रहे हैं, हम भी भाई उसमें एब्सटेन थे। और हमने तो 1947 से अपनी एक सिंपल पॉलिसी बना रखी है कि हम किसी भी पक्ष में नहीं है, हम गुटनिरपेक्ष देश हैं, हम किसी भी गुट में नहीं। शीत युद्ध के दौरान भी ना हम रशिया गुट के हैं ना हम अमेरिका गुट के हैं। संसार 2 ध्रुवों में बटा हुआ ज़रूर है और लड़ रहा है, लेकिन हम किसी ध्रुव के पार्ट नहीं है, हम किसी की तरफ से लड़ने वाले नहीं। ये हमारी पॉलिसी है। अब बाइडन का ये प्रेशर कि भाई आपको लड़ना पड़ेगा, क्यों? आखिर आप हमारे पीछे क्यों पड़े? टर्की भी तो ऐसा कर रहा है, सऊदीया भी तो कुछ ऐसा कर रहा है। 58 देशों ने एब्सटेन किया है, हमने अकेले नहीं किया, 50 से ऊपर देशों ने एब्सटेन किया है। और
ये भी ठीक है कि 24 ने आपके विरुद्ध वोट किया है। अब साउथ अफ्रीका जैसे देशों ने जो किया, तो आप बार बार उन 80 देशों का नाम क्यों नहीं ले रहे, 80 से ऊपर देशों का नाम क्यों नहीं ले रहे, आप बार बार भारत से क्यों कह रहे हैं? तो आप जरा गहराई में जाइए तो ये बात बिल्कुल कन्फर्म दिखाई पड़ेगी कि भारत की संसार में स्ट्रेटेजिकल वैल्यू क्या है। यानी कि ये रशिया को भी लगता है और बाइडन को भी लगता है, अमेरिका को भी लगता है, अगर भारत खुला खड़ा हो जाए, खुला अमेरिका की तरफ से खड़ा हो जाए, तो रशिया की कमर टूट जाएगी। रशिया को भी लगता है अगर वो मेरे पक्ष में खुला खड़ा हो जाए तो अमेरिका की कमर टूट जाएगी। क्योंकि आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने पिछले 7-8 वर्ष में जो कमाया है, वो कमाई वो चाहते हैं कि हम पर खर्च हो जाए, दोनों के दोनों। जो हमने भारत की प्रतिष्ठा बनाई है, हमने संसार को भारत की वैल्यूज़ बताई हैं, और जिस प्रकार से भारत ने चलना शुरू किया है, और जिस प्रकार भारत ने अब ये क्लियर करना शुरू किया कि भारत किसी के पक्ष में नहीं है तो किसी के विपक्ष में भी नहीं है, भारत एक न्यूट्रल कंट्री है, भारत ने संसार में किसी कंट्री के ऊपर कभी हमला नहीं किया और भारत अपने ऊपर हमला कभी बर्दाश्त भी नहीं करेगा। हाँ, ये अलग बात है कि पहले हम प्योर डिफेंसिव होते थे, आज मोदी जी बैठने के बाद वो भगवान कृष्ण की नीतियों को फॉलो करते हैं, और कृष्ण की नीतियों को फॉलो करते हुए अगर महाभारत नहीं रोका जा सकता तो ये तय करते हैं कि उनको कौरवों के साथ रहना है कि पांडवों के साथ रहना है, और नहीं तो नोटा तो हमारे यहाँ चल गया है, हम नोटा में है भैया, ना हम इधर हैं ना हम उधर हैं। लेकिन बाइडन को ये लगता है कि भारत अगर खुलकर कहना शुरू कर देगा तो, और भारत अगर रशिया के साथ खड़ा रहा या खड़ा हो जाएगा, हम खड़े नहीं हैं किसी के साथ, हमने 15% तेल का आयात अमेरिका से भी बढ़ा दिया है, हमने रशिया से तेल के जो रास्ते खोले थे वो हमने खोल के रखे हुए हैं, हमने आपको उस दिन भी एक पूरा एक्सप्लेनेशन बताया था कि IPI ईरान पाकिस्तान इंडिया की जो पाइपलाइन है उस पे ईरान हमको तेल सप्लाई करने को तैयार है, गैस सप्लाई करने को तैयार। हमने तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया की जो पाइपलाइन बनाई थी रशिया के सहयोग से, उसको भी हमने खोल दिया है। हमने जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर CPEC के काउंटर में बनाया था, जिसके लिए हमने ईरान में पूरा एक पोर्ट डेवलप किया है, और उसको हिंद महासागर में हम चेन्नई से जोड़ते हैं और पूरे देश में उसको जोड़ते हैं, वो रास्ता हमने अजरबैजान, अर्मेनिया से होते हुए रशिया और रशिया से यूरोपियन कंट्री, इनमें सब में हमने खोला हुआ है। तो भारत ने भाई अपने हितों को ध्यान में रखते हुए पिछले 7-8 वर्ष में 2014 के बाद खास तौर से हमने ये लाइनें डेवलप की हैं, हमने ये रास्ते खोले हैं, क्योंकि भविष्य के लिए हमें भी हमारी एजेंसियों ने भी कहा ही होगा कि समस्या हो सकती है। लेकिन रशिया के सामने सबसे बड़ा है मार्केट, कि उसको मार्केट कहाँ मिले। अब भारत अपनी मार्केट सिर्फ उसके लिए खोल रहा है, ये भारत ने तय किया है कि हम अपनी मार्केट सिर्फ उस लिए खोलेंगे जो भारत के हित में खड़ा होगा, जो भारत को बेनिफिट देगा, जो भारत को मानेगा, जो भारत को रास आएगा। हम सबके दबाव में, या आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, या आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपके पास बहुत कुछ है, इसलिए हम अपना मार्केट खोलें, ये भारत ने बंद कर दिया। अभी मोदी जी ने 2 दिन पहले स्थापना दिवस पर ये स्टेटमेंट भी दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि भैया देखो, हम भारत जो है आज की सिचुएशन में ऐसा हो चुका है जो दृढ़ता से अपनी बात कहता है, और जो भारत के हित में है, इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी अपनाते हुए भारत अपनी स्टेप लेता है, अपना निर्णय लेता है। इसलिए भारत तो बिल्कुल एक्सक्लूसिव, ये मानकर चलिए, एक तरफ से एक सुर में भारत अपनी पॉलिसी अपनाता है और भारत अपना काम करता है। इसलिए ज़ेलेंस्की को लगता है कि वो भारत को प्रेशर में लेंगे और ये कहलवा लेंगे या एग्रीमेंट करवा लेंगे कि भाई हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे, तो मुझे लगता है ज़ेलेंस्की अभी मैच्योर पॉलिटिशियन नहीं। और अगर बाइडन को लगता है कि वो भारत को प्रेशर में ले लेंगे और भारत को प्रेशर में लेकर कुछ कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारी एक इंडिपेंडेंट विदेश नीति है, हम वो अब नहीं हैं जिस समय मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी और अमेरिका से हमारे यहाँ का फाइनेंस बजट बनता था। अमेरिका फाइनेंस के मामले में हमसे तय करता था कि अब
अब आप फिनिश मिनिस्टर बदल दो और इनकी जगह उनको कर लो और उनकी जगह इनको कर लो, या फिर आप वो जो पाइपलाइन आ रही है ईरान से वो पाइपलाइन तोड़ दीजिए। हाँ, राहुल गांधी को वो समझा लेंगे कि हम आपको न्यूयॉर्क की तरह रात दे देंगे और यूरेनियम 1, 2, 3 एग्रीमेंट कर लेंगे और आपको रात में रोशनी दिखा देंगे, तारे दिखाएंगे, खूब सारी रोशनी आपको देंगे। और उसके चक्कर में मनमोहन सिंह उस पाइपलाइन का काम आगे नहीं बढ़ाते हैं, 10 वर्ष तक वो पेंडिंग में बना रहता है जो वाजपेयी सरकार एग्रीमेंट कर गई थी। बाद में मोदी सरकार ने उस पर 2 कदम आगे बढ़े और हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं और हमने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए सारी पॉलिसियां अपना रहे हैं। हम वो भी नहीं है कि चाइना हमारे सामने खड़ा था और इधर से अमेरिका हमको उकसा रहा था और कह रहा था लड़ जा भाई, हम तुम्हारे साथ हैं, ये 7th फ्लीट भेज दी, वो भेज दिया, वो हिंद महासागर घेर लिया, वो हमने साउथ चाइना सी में फौजें खड़ी कर दी और चारों ओर से घेरे हुए हैं और हमने तोपें लगा दी हैं। ये सब बातें जो वो यूक्रेन के समय पर कर रहे थे, ये सारी बातें गलवान के समय पर वो कर रहे थे। लेकिन मोदी जी को ये बिल्कुल बात कन्फर्म थी कि युद्ध दूसरे के दम पर नहीं लड़े जाते और युद्धों से देश बर्बाद हो जाते हैं। क्या हम युद्ध को टाल कर कोई सल्यूशन निकाल सकते हैं कि हम पीछे भी ना हटें, हम आंख झुकाकर भी बात ना करें और हम आंख दबा के बात ना करें, हम आंख मिलाकर बात करें? भारत ने चाइना के साथ आंख मिलाकर बात की, गलवान का सलूशन निकला, उनको पीछे जाना पड़ा। हमको उनकी मार्केट, उनके लिए मार्केट हमने बंद की, उनके रास्ते हमने बंद किए। फिर भी चाइना जानता है कि अगर भारत अपनी मार्केट बंद कर देगा तो चाइना कितनी जल्दी पैदल हो जाएगा और चाइना की इकोनॉमी गिरने का कारण भी मुख्य वही है। और रशिया, अगर हमारी इकोनॉमी उनके साथ कंपेटेबल बनती है और हमको लाभ मिलता है, हमको सस्ता तेल मिलता है, सस्ता सामान मिलता है, सस्ता आयुध मिलता है, हमको हथियार सस्ते मिलते हैं, हमको हथियार की टेक्नोलॉजी मिलती है, तो भैया हम रशिया को क्यों छोड़ेंगे? दूसरी बात यह है कि हम रशिया के पक्ष में भी नहीं खड़े हुए हैं, हम अमेरिका के पक्ष में भी नहीं खड़े हुए हैं, हम रशिया की तरफ से भी नहीं बोल रहे और अमेरिका के विरोध में भी नहीं बोल रहे या अमेरिका की तरफ से नहीं बोल रहे। तो फिर हम टारगेट क्यों हैं? आप किसी संसार में किसी कंट्री से नहीं कह पा रहे, हमसे कह रहे। हमसे वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज से 7-8 साल पहले का भारत ऐसा ही था, जो अमेरिका उधर से प्रेशर में लेता था और हम प्रेशर में आ जाते थे और प्रेशर में आने के बाद हम उनके साथ ट्रीटियां कर लेते थे। लेकिन आज का भारत वैसा नहीं है। आपको याद होगा जब हमने ईरान में पोर्ट डेवलप करने के लिए ईरान के साथ एग्रीमेंट किया था तो उस समय अमेरिका ने हमको प्रेशर में लिया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा एग्रीमेंट हो चुका है, हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को लेकर आते हैं, हम ईरान के साथ डील करेंगे, उनसे तेल लेंगे। जबकि उनके तेल पर भी अमेरिका ने बैन लगा रखा था। स्टार्ट 1 स्टार्ट 2 ट्रीटियाँ रशिया के साथ हो गई थी, इसलिए रशिया पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगा रहा था। S-400 हमने रशिया से खरीदे, हमने रशिया से अर्जुन खरीदा, हमने रशिया से ब्रह्मोस उनके साथ मिलकर बना रहे हैं, हम बहुत सारे प्रोजेक्ट उनके साथ मिलकर कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका का इन सभी में प्रतिबंध रहा, हमेशा से प्रतिबंध रहा, हमने वो कतई भी स्वीकार नहीं किया। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति है और उस स्वतंत्र विदेश नीति में भारत अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, भारत को प्रेशर में नहीं लिया जा सकता। ज़ेलेंस्की को ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि भारत उनकी बातों में आ जाएगा और भारत उनकी तरफ से युद्ध लड़ेगा और दुनिया भर में भारत कुछ करेगा। भाई अमेरिका को लड़ना, अमेरिका लड़े ना, किसने मना किया? यूरोपियन कंट्रियों को लड़ना हो और यूरोपियन कंट्री लड़ें, हमारे ऊपर क्यों प्रेशर है? भाई हमारी स्वतंत्र नीति है, हम तो गुटनिरपेक्ष देश हैं। पिछले 75 सालों से, 1950 में हमने पॉलिसी बनाई थी, हम पिछले 72 सालों से, 73 सालों से गुटनिरपेक्षता के धर्म को पालन कर रहे हैं और संसार में किसी की भी अड़ी में अपनी टांग नहीं अड़ाते। हमारे में जो अड़ाने आता है हम उससे बात करते हैं और कहते हैं कि भैया आप भी हमसे दूर हो, हमारी नीति स्वतंत्र है, हम ये पिछले 72 सालों से फॉलो कर रहे हैं, तो अभी क्यों हम उसको तोड़ देंगे? और भाई हम क्यों ज़ेलेंस्की के लिए खड़े हो, हम क्यों यूक्रेन के लिए खड़े हो? हमारी सिंपैथी है। हमने क्रिटिसाइज़ किया बुचा के जो इंसिडेंट हुआ है उसको लेकर, भारत ने वहाँ यूएनओ में कहा है साफ कि भाई इस पर इंडिपेंडेंट जांच बैठनी चाहिए, इस इंडिपेंडेंट जांच में जो कुछ निकल कर आए उसको दोषी ठहराना चाहिए। हमने कहा है जहाँ युद्ध अपराध होंगे वहाँ हम खड़े हैं, हम संसार में कहेंगे। लेकिन भाई आपके जो स्ट्रेटजिकल युद्ध हैं उनमें हम क्यों, हम गुटनिरपेक्ष हैं, हम क्यों किसी गुट में पड़े? ये हमारी सिंपल फिलॉसफी है। इसलिए ज़ेलेंस्की और बाइडेन को ये भ्रम
तोड़ देना चाहिए। अमेरिका को भारत की पॉलिसी बिल्कुल साफ क्लियर है, भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हम किसी के साथ नहीं खड़े हुए हैं, हम अपने हितों के साथ खड़े हुए हैं। अमेरिका से भी हम अपने से हित साधे हुए हैं और हम रशिया से भी। अगर हमारे रशिया के साथ इतने अच्छे संबंध ना होते तो आज विश्व एक्सपेक्ट करता कि भारत रशिया के साथ मिलकर कुछ कर लेगा या रशिया को भारत रोक सकता है, या विश्व एक्सपेक्ट कर सकता था कि यूक्रेन में युद्ध के दौरान रशिया युद्ध रोक देगा कुछ शहरों में और नागरिकों को बाहर निकालने के लिए हमारी मदद करेगा और संसार भर की मदद करेगा। ये तो भारत के प्रधानमंत्री के अपने यूनिक संबंध है जिसका लाभ आपको मिला, सबको मिला। इसलिए अब भारत को ही कोप का भाजन बना लो ज़बरदस्ती का, ये मुझे ठीक नहीं लगता। और भारत के प्रधानमंत्री आज ये मानकर सबको चलना चाहिए, मोदी जी हैं, मोदी जी कृष्ण अवतार हैं, ऐसा लोग कहते हैं। कृष्ण की बुद्धि उनके पास है और कृष्ण की नीतियाँ वो अपनाना जानते हैं। इसलिए ये बात बिल्कुल कन्फर्म है कि युद्ध तो अगर हो रहा है तो होगा ही। हम कृष्ण की भांति जो भारत के लिए उचित है वैसा ही करने वाले हैं। हम बातों में फंसने वाले कंट्री नहीं हैं। जय हिंद, जय भारत,